अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एजेके पीएसी का जो 22/11/2025 को टेस्ट हुआ था। तो इसके मैथ का जो ये जो लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट था उसको हम देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, विच थ्योरम स्टेट्स दैट कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वो क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर वो कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा उसी इंटरवल के ऊपर। तो ये कौन सा वहाँ पे जो है वो थ्योरम जो है वो ये स्टेट करता था। तो ये रियल एनालिसिस में एक थ्योरम है। तो वहाँ पे ये वाला थ्योरम जो है, हीन केंटर थ्योरम जो है, हीन बोरल थ्योरम भी है, हीन केंटर थ्योरम है। केंटर थ्योरम को बोरल थ्योरम जो वो सपोर्ट कर रहा है किसी हद तक कि वो इसको एक्सप्लेन करने में। तो हीन केंटर थ्योरम की स्टेटमेंट है। सीधी स्टेटमेंट उठा के पूछी हुई तो स्टेटमेंट तैयार करनी जो है वो आसान थी। सेकंड कहता है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का जो है वो लिमिट क्या होगी। तो लिमिट जो है वो फाइंड करने के लिए आपको पता है कि भाई ग्रेटेस्ट जो यहाँ पे पावर होती है उस वेरिएबल की पावर जो होती है उससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये तो आसान सा है, तो चेक करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू, अब ग्रेटेस्ट जो है वो एन स्केयर जो है उससे हम डिवाइड करते हैं नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये 2n² प्लस 5 डिवाइडेड बाय एन स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन स्केयर इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन स्केयर। इधर से एन स्केयर कॉमन लिया, इधर डिनोमिनेटर में भी एन स्केयर कॉमन लेंगे तो एन स्केयर इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय एन स्केयर होल डिवाइडेड बाय एन स्केयर। तो ये एन स्केयर और इधर से एन स्केयर कैंसिल होगा, नॉमिनेटर में भी इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर हमारे पास जो बच जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय एन स्केयर। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये भी दिस गोज टू जीरो एंड दिस इज आल्सो गोज टू जीरो। तो ये हमारे पास बचा था 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला आंसर जो वहाँ पे था वो करेक्ट। नेक्स्ट है, विच थ्योरम गारंटीज द एग्जिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन रूट ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर उसने जो है वहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं। उन थ्योरम में जो ये गारंटी देता है कि कम से कम एक रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो एग्जिस्टेंस वाला वो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम जो था, आईवीटी से हम कहते हैं। तो ये कहता है कि भाई वहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसको देखने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो हम एक्स इज इक्वल टू 3 अगर पुट करते हैं तो ये आ जाता है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि वो फंक्शन जो होता है उस क्लोज इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अगर 0 वैल्यू दे दे तो वो उसका रूट एग्जिस्ट करता है उस वैल्यू के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है एक फंक्शन है वो स्मूथ फंक्शन है, यानी कि उसके अंदर कोई जंप नहीं है और कोई ब्रेक नहीं है। तो रेंज के अंदर तो जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है तो 2x इज इक्वल टू 5 तक। तो अगर हम ये देखें कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो x इज इक्वल टू 5 पे ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस 1 और 5 के दरमियान में यहाँ पे कोई नंबर ऐसा c होगा जिसपे ये 0 हमें वैल्यू देगा। जाहिर सी बात है, एक पे पॉजिटिव तो एक पे नेगेटिव होगा, तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर 0 वैल्यू देगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर 0 वैल्यू देगा तो वही हमारे पास रूट वाली रूट होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई वो जो है मीन वे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो हमारे पास इसकी गारंटी देता है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है लिमिट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस। अगर आप इन सीरीज को देखें, ये एक सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n पावर 3 n क्यूब। तो अगर देखें इस पहली को, तो ए वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये कहता है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो बनता है ये हार्मोनिक
हार्मोनिक सीरीज बनती है। जो हार्मोनिक सीरीज बनती है तो इसकी ये सिचुएशन बनती है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 1 बन जाता है, n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 1/2 बनता है, 1/3 बनता है, 1/4 बनता है, 1/5 बनता है, अब टू 1 जाता जाएगा, ये 0 के करीब करीब जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 0 के करीब करीब जा रहा है, 1 से छोटा होता जा रहा है। ये नंबर 1 से 1/2 छोटा है, 1/2 से 1/3 छोटा है, 1/3 से 1/4 छोटा है, उससे 1/5 छोटा करते करते ये 0 को 0 अटेन नहीं करेगा, लेकिन 0 के करीब करीब जाता जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाता है। तो जब हार्मोनिक जो हमारे पास सीरीज होती है वो तो हमेशा ही डाइवर्जेंट होती है, तो ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, हार्मोनिक डाइवर्जेंट होती है। तो एक दूसरी जो उसने दी हुई है वो वहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास जो बनती है ये ओसिलेटरी सीरीज बनती है। ओसिलेटिंग जो होती है वो भी हमारे पास जो होती है वो सीरीज जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है कि भाई वो डाइवर्जेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक वैल्यू आएगी -1, फिर कहीं +1, फिर -1, फिर +1, ओसिलेट करिए किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो नहीं हमें कोई एक नंबर तो नहीं मिल रहा कि हम कहें कि इस नंबर को अटेन कर रहा है, तो ये पार्शियल सम जो है वो हमें -1 +1 दे रहा है, तो इस वजह से ये भी क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर हम सी को देखें, सी जो ऑप्शन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर अगर देखें तो यहाँ पे p सीरीज टेस्ट लगता है। तो p अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कन्वर्ज कर देती है, अगर p लेस देन 1 होता है तो ये डाइवर्ज कर देती है। यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है ये कन्वर्ज कर रही है। एक तो सी कन्वर्ज कर रही है और दूसरी यहाँ पे जो मैंने देखा इन्होंने ये भी जो है ये भी कन्वर्ज वाली दी हुई है, इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n क्यूब। तो यहाँ पे भी p सीरीज लाएं तो देखें 1 डिवाइड बाई n पावर p, तो ये यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 1 हो, तो ये भी कन्वर्ज करिए। यहाँ पे ये दो कन्वर्ज कर रही है, तो बेटर ये है कि आप 3 1 ये डी वाली पे कर लें, क्योंकि इस पे उस ऊपर वाली पे कुछ और टेस्ट भी लग सकते हैं, लेकिन इस पे जो है वो एक ही टेस्ट लग सकता है जो कि p सीरीज टेस्ट है, तो इसलिए हम इसी को मान देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये कन्वर्जेंट है। कहता है व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट x बिलोंग टू R एंड x स्क्वायर इज लेस देन 2। तो इसका कहते हैं सुप्रीमम क्या है। सुप्रीमम जो हमारे पास होता है, अगर हम उसकी सुप्रीमम को देखें तो वो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट इन द सेट, यानी कि वो ये क्या होता है, सुप्रीमम स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरी एलिमेंट इन द सेट, एवरी एलिमेंट इन द सेट, उस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट जो होगा उससे या तो वो एलिमेंट बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, तो हम उसको कहेंगे वो हमारे पास हो जाता है इन्फीमम होता है, सॉरी सुप्रीमम होता है। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो आ जाता है, इसको अगर हम देखें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन प्लस माइनस रूट ऑफ 2, तो ये एक्स जो आएगा, तो एक्स जो हमारे पास आएगा वो माइनस रूट ऑफ 2 और लेस देन एक्स इज लेस देन रूट ऑफ 2 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे जो सुप्रीमम आ जाता है वो रूट ऑफ 2 आ जाता है। तो तकरीबन इससे सब छोटे थे, जो सुप्रीमम होता है वो सेट से बाहर से भी नंबर आ सकते हैं, यानी कि इससे बड़ा नंबर, इससे सब यानी कि रूट ऑफ 2 से जो बड़े नंबर सब आएंगे वो सारे के सारे इस सेट के सुप्रीमम आ जाएंगे। तो बकाया इसके सुप्रीमम नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट है, एवरी काशी सीक्वेंस हैज ए डैश 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 था, तो वहाँ पे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं, हर काशी सीक्वेंस के जो सब सीक्वेंस होते हैं तो वो भी वो कन्वर्जेंट होते हैं। तो ये भी एक आसान से नेक्स्ट जो हमारे पास है MCQ नंबर 7, व्हाट इज द नोटेशन फॉर द रीमन इंटीग्रल। तो रीमन इंटीग्रल की नोटेशन ये वाली थी, वहाँ पे एक समेशन वाली भी थी तो वो गलत है, वो नहीं है, बल्कि ये वाली है समेशन a to b f of x dx जो होती है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। if f of x is रीमन इंटीग्रेबल ऑन a b क्लोज इंटरवल के ऊपर रीमन इंटीग्रल है, which property ensure मॉडुलस ऑफ यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x is also integrable on दैट क्लोज इंटरवल।
अब जो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है, तो ये जो है मॉडुलस वैल्यू जो है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेबल ही होगी। तो अब इंटीग्रेबल होने के लिए हमारे पास दो शराइत जो है वो होनी लाजमी है। एक तो वो कंटिन्यूस उस इंटरवल के ऊपर होना चाहिए और दूसरा वो उसके ऊपर रीमन इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें होना लाजमी है। तो अगर जो हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो वो अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये फंक्शन है, तो ये फॉर एग्जाम्पल -1 और 1 के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस भी और रीमन इंटीग्रेबल भी है। तो फिर हम ये कहते हैं कि जो दो सिचुएशन बनती है, पहली सिचुएशन तो ये बनती है कि एक्स इज लेस देन 0 होगा, यानी कि एक्स जो है नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास हो जाएगा वो -x हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हमारे पास +x हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन। तो फिर इन दोनों केसेस में अगर आप देखें ना, इसकी मॉडुलस को देखें एफ ऑफ एक्स, इसका जो मॉडुलस देखें तो वो हमारे पास क्या आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आता है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक यू शेप्ड, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ये यू शेप्ड बन जाता है, एक तरफ यू शेप्ड बन जाता है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। तो दोनों केसेस में ये कंटिन्यूस ही होता है, यानी कि ये टूटता नहीं है ग्राफ, किसी जंप या फिर इस तरह से ब्रेक नहीं आता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो उस केस में हम ये कहते हैं ये भी क्या हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो सकता है। अब कहता है व्हाट इज द रीमन इंटीग्रेबल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ओवर द इंटरवल ए बी। तो वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, तो जो हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल होता है वो कहता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो तो सी है, तो हम ये लिख देते हैं ए टू बी सी डी एक्स हम लिख देते हैं। तो सी कांस्टेंट है क्योंकि बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, ए टू बी 1 डी एक्स आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल होगा एक्स के साथ डी एक्स के हिसाब से, तो ये हो जाएगा सी इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ए टू बी। तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, सी इंटू बी माइनस ये वाला ऑप्शन, एक डी वाला जो वहाँ पे जो ऑप्शन था वो वाला यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द इन्फीमम ऑफ द सेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स 1 से बड़ा है। तो इसका जो है वो इन्फीमम क्या होगा, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है इसका कोई इन्फीमम नहीं है, क्योंकि सब नंबर जो है वो 1 से बड़े हैं। इन्फीमम वो होता है कि भाई वो छोटे से छोटा नंबर जिससे सारे नंबर बड़े हों सेट के अंदर, लीस्ट नंबर जो उस एक ऐसा छोटा नंबर जिससे बकाया सेट के सारे नंबर बड़े हों। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि 1 आएगा, फिर एक्स ये 1 भी इसमें शामिल नहीं है, 1.1 1.2 1.3 अप टू 1 ये सारे नंबर आएंगे। तो इसका अगर इन्फीमम देखें तो वो हमारे पास इन्फीमम कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो नॉट नो इन्फीमम, इसका कोई इन्फीमम इन्फीमम नहीं है, तो इसका कोई इन्फीमम नहीं है। व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट एक्स बिलोंग टू आर एंड फ्रॉम एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। तो सोल्यूशन में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन +-4, यानी कि -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4 हो जाएगा। तो इसका जो लोअर बाउंड होता है वो -4 आ जाएगा। लोअर बाउंड -4 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। तो वो कहता है कौन सा जो सीक्वेंस है, सॉरी कौन सा जो यहाँ पे स्पेस है वो कॉम्पैक्ट में बाउंडेड होनी चाहिए, बाउंडेड, और दूसरी बात जो है वो क्या होनी चाहिए, दूसरी बात जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें से एक ऑप्शन ये है कि 0 और 1 है। पहली तो बात है ये तो बाउंडेड ही नहीं है, सॉरी ये क्लोज्ड नहीं है, ये तो ओपन है, ये तो नहीं होगी, ये तो कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस नहीं होगी। कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होने के लिए हमारे पास बाउंडेड और क्लोज्ड होनी चाहिए। अब अगर दूसरी देखें तो उसने कहा है कि भाई जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी नहीं है, वो भी ओपन है। और तीसरा जो है वो एक ये भी है कि भाई
ज़ीरो और वन है, ये जो है ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है। क्लोज तो है ही है, क्लोज्ड है ये और ये बाउंडेड भी है, इसे अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला जो है कॉम्पैक्ट मैटर स्पेस। इफ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन ए बी देन इट इज़, अगर ये मोनोटोनिक है ए बी के ऊपर तो ये मोनोटोन क्यों होता है, वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है उस क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो वो जब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी होता है तो वो क्या होता है कि भाई वो फिर ऑलवेज इंटीग्रेबल होता है। तो वो ऑलवेज इंटीग्रल होता है, ऑलवेज इंटीग्रेबल होता है। तो इस तरह से ये 13 क्वेश्चन तक हमने ये कर लिए, 14 एंड नेक्स्ट उसके बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे करेंगे।